आज की 4 बड़ी खबरों पर शॉर्ट में और उसके बाद एक एक करके पूरी खबर आपको समझाएंगे। आज बुलेटिन में सबसे पहली खबर आपको बताएंगे, भारत एनकाउंटर केस में पुलिस पर एफआईआर, कब होंगे गिरफ्तार, क्योंकि अब ये सवाल पूछे जा रहे हैं। दूसरी खबर आपको समझाएंगे, टेंडर घोटाले में एसवीयू का खुलासा समझिए, क्योंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी जानकारी दी गई। तीसरी खबर आपको बताएंगे, घुसखोर इंजीनियर पर ईओयू का एक्शन समझिए, क्योंकि एक साथ कई ठिकाने पर रेड की गई है। और चौथी खबर आपको बताएंगे, समझिए बार बार क्यों डूबते हैं बच्चे। तो आइए अब विस्तार से पूरी खबर समझते हैं। और सबसे पहले बात बिहार के सबसे चर्चित एनकाउंटर की, जिस पर अब हत्या के एंगल से जांच शुरू हो गई है। आरा के भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में पुलिस के खिलाफ हत्या की एफआईआर के बाद अब सबकी नजर इस बात पर है कि आखिर दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई कब तक होगी। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। हजारों की भीड़ और भरत तिवारी को न्याय दिलाने के लिए लगे बड़े बड़े पोस्टर। तस्वीर आरा के बिलौटी गांव की है, जहां पुलिस की गोली से मारे गए भरत तिवारी के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में श्रद्धांजलि सभा के साथ एक महापंचायत भी रखी गई, जिसमें शामिल होने के लिए हजारों लोग पहुंचे। महापंचायत में मौजूद लोगों ने एनकाउंटर की जांच में हो रही देरी पर सवाल उठाए और दोषियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की। सारी मांगे पहले से ही हमारी क्लियर हैं। सबसे बड़ी मांग है कि जिनके ऊपर केस किया गया उनको सबसे पहले जेल के अंदर डाला जाए, उन पे कार्रवाई शुरू हो। कल एफआईआर हो। अभी भी सरकार का रवैया केवल बरगलाने, दबाने और धमकाने का है। भरत तिवारी को पूरा न्याय मिलना चाहिए। उसके लिए हम लोग विधानसभा घेराव भी करने के लिए तैयार हैं, अगर न्याय में कुछ कमी होती है तो। पूरे मामले की जांच शाहपुर के डीआईजी के सुपरविजन में की जा रही है। डीआईजी की जांच रिपोर्ट के आधार पर ही पुलिस मुख्यालय आगे की कार्रवाई करेगा। देखना होगा कि यहाँ पे जो डीआईजी के नेतृत्व में जो यहाँ पे सुपरविजन शुरू हुआ है, वो सुपरविजन जो है वो कब तक जाता है और ये जांच रिपोर्ट कब तक पुलिस मुख्यालय पहुँचती है। सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ पे जिन पुलिस कर्मियों पर इनकाउंटर, फेक इनकाउंटर को लेकर के जो आरोप पत्र दाखिल हुए हैं, जो एफआईआर जो दर्ज हुआ है, इस एफआईआर के तहत आखिर दोषी पुलिस कर्मियों की गिरफ्तारी कब होगी, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान अब तक खड़ा है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। तो अब सब एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि जिन पर केस दर्ज हुआ है उनकी गिरफ्तारी आखिर कब होगी। हम आपको अब पूरी खबर समझाते हैं। भरत तिवारी केस में पुलिस पर एफआईआर, कब होंगे गिरफ्तार, ये सवाल आप समझिए। भरत एनकाउंटर मामले का आज 8वां दिन है और आज भरत के पैतृक गांव बिलौटी में हजारों लोगों की भीड़ भी जुटी। भरत को श्रद्धांजलि देने के साथ ही महापंचायत का आयोजन भी किया गया, जिसमें बिहार के अलावा यूपी और झारखंड से भी कई लोग हिस्सा लेने पहुंचे थे और भरत तिवारी के लिए इंसाफ की मांग की जा रही थी। अब जरा ये भी समझ लीजिए कि मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुई है। तो देखिए, भरत एनकाउंटर मामले में पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जिसमें जगदीशपुर डीएसपी राजेश शर्मा, शाहपुर थाना अध्यक्ष राजेश मालाकार और शाहपुर एसडीपीओ समेत 3 अन्य पुलिसकर्मियों को आरोपी बनाया गया है। इधर सम्राट सरकार की तरफ से भी निर्देश के मुताबिक न्यायिक जांच के लिए आयोग का गठन कर दिया गया है। पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में ही इस पूरे मामले की न्यायिक जांच के लिए एक आयोग गठित किया गया, जिसे सीएम सम्राट कैबिनेट में भी मंजूरी मिल गई। और अब सवालों के जरिए आप इस खबर को समझिए। आरोपी पुलिस वाले की गिरफ्तारी कब? सवाल ये उठ रहे हैं कि पुलिस की जांच में अब तक क्या मिला है। सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं, भरत को न्याय कब तक मिलेगा? और इसी को लेकर के लोगों में गुस्सा भी है। बढ़ते हैं आगे और अब बात बिहार के सबसे बड़े टेंडर घोटाले की। टेंडर घोटाले में स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने 4000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी है और इस चार्जशीट में मास्टरमाइंड ऋषुश्री के साथ कई सफेद पोश चेहरे भी शामिल हैं।
टेंडर में दलाली का ये खेल कैसे खेला गया, इससे भी पर्दा उठ गया है। सब कुछ आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। भ्रष्टाचार और दलाली के मास्टरमाइंड रेशुश्री की काली कमाई की सच्चाई सामने आ गई है। रेशुश्री टेंडर घोटाले में एसबीयू ने 4000 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल कर दिया। इस टेंडर घोटाले में रेशुश्री के साथ बड़े चेहरों को आरोपी बनाया गया है। रेशुश्री के साथ आईएएस संजीव हंस, मुमुक्षु चौधरी, तारिणी दास, उमेश कुमार सिंह, संतोष कुमार और पवन कुमार को भी आरोपी बनाया गया। रेशुश्री मेसर्स रिलायबल इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, इसमें दूसरे नामजद अभियुक्त हैं संजीव हंस, तत्कालीन सचिव जल संसाधन विभाग बिहार सरकार, संतोष कुमार ये निदेशक हैं मातृस्वा कंस्ट्रक्शन कंपनी के, रेशुश्री के एक अन्य सहयोगी पवन कुमार ये भी निदेशक हैं मेसर्स मातृस्वा इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के, और इसमें बिहार सरकार के अन्य अज्ञात सरकारी अधिकारियों पर को भी अभियुक्त बनाया गया है। स्पेशल विजिलेंस यूनिट का साफ कहना है कि टेंडर में अधिकारियों की मदद और कमीशन के खेल के जरिए करोड़ों के वारे न्यारे किए गए। रेशुश्री अपनी फेवरेट कंपनी को टेंडर दिलवाते थे और इसके बदले में 7 से 10% रिश्वत के रूप में लेते थे। इसमें से 2 से 3% अधिकारियों को दिया जाता था। रेशुश्री के मोबाइल से सारे सबूत मिले हैं। टेंडर में दलाली और सरकारी अधिकारियों को कमीशन के जरिए मैनेज करने के खेल में रेशुश्री माहिर था। सिस्टम में उसने भीतर तक सेंधमारी कर ली थी। एसबीयू के चार्जशीट से साफ हो गया है कि रेशुश्री की भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी थी, रेशुश्री का नेटवर्क और कनेक्शन कितना तगड़ा था। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो रेशुश्री मामले में अब परत दर परत खुलासे हो रहे हैं, जिसके बाद कई बड़ी जानकारियां भी सामने आ रही हैं। हम आपको अब पूरी खबर समझाते हैं। टेंडर घोटाले में हुए नए खुलासे को आप समझिए। टेंडर घोटाले में हुए नए खुलासे के तहत एसबीयू की पीसी हुई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी जानकारी सामने आई। ईडी के भेजे गए इनपुट पर मामला दर्ज किया गया। रेशुश्री सहित 7 लोगों को इसमें अभियुक्त बनाया गया है। रेशुश्री के जरिए टेंडर में दलाली और छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। अधिकारियों के सहयोग और कमीशन लेने के भी साक्ष्य मिल चुके हैं। कई अधिकारियों को भी पैसे देने का इसमें खुलासा हो चुका है। तारिणी दास और मुमुक्षु चौधरी के साथ साठगांठ के भी खुलासे हुए हैं। पवन कुमार और संतोष कुमार के खिलाफ भी साक्ष्य मिला है। मामले में सभी गवाहों के बयान लिए गए हैं। सहरसा, सीतामढ़ी सहित कई जगहों पर जांच भी की गई। कोसी बराज प्रोजेक्ट में घोटाले का खुलासा भी हुआ। मातेश्वरी कंपनी में छापेमारी के दौरान यह खुलासा हुआ है और इसके साथ ही एस सर के नाम 67 लाख राशि देने का पता चला है। पूछताछ में पता चला कि राशि संजीव हंस को दी गई। संतोष कुमार ने अपने बयान में यह जानकारी दी है। अब संजीव हंस पर गायत्री देवी ने भी आरोप लगाया था। संजीव हंस को पहले 90 लाख रुपए दिए गए, बाद में 2.2 करोड़ रुपए भी भिजवाए गए। रेशुश्री ने अपने इस नेटवर्क को चलाने के लिए कमीशन खोरी का एक फॉर्मूला भी तय कर रखा था, उसे भी आपको बताते हैं। तो रेशुश्री अपने फेवरेट कंपनी को टेंडर दिलवाता था और उसके बदले में 7 से 10% रिश्वत लिया करता था। इसमें से 2 से 3% जो होता था वो अधिकारियों को ट्रांसफर किया जाता था। रेशुश्री के मोबाइल से लेन देन के ये साक्ष्य भी मिल चुके हैं। अब आप पूरी खबर समझिए कि रेशुश्री के खिलाफ छापेमारी में अब तक क्या मिला है। तो छापेमारी में 53 करोड़ नगद बरामद किए गए हैं। 2.5 करोड़ के जेवरात और महंगी गाड़ियां जब्त की गई हैं। रेशुश्री ने 7 साल में 12 बार विदेश का दौरा भी किया है और इसी वजह से इस मामले में और भी ज्यादा गंभीरता बढ़ती जा रही है और 4000 के पेज का चार्जशीट जो है वो दाखिल किया गया है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। ईओयू की टीम ने आज काली कमाई के एक और धन कुबेर पर शिकंजा कस दिया है। भवन निर्माण विभाग के घुसखोर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पवन कुमार के 6 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई।
छापेमारी में गहने और जेवरात के साथ कैश भी जब्त किया गया है। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। ये तस्वीरें हैं पटना के यमुना निवास अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर B305 की, जहां भवन निर्माण विभाग के घुसखोर इंजीनियर पवन कुमार की काली कमाई से पर्दा उठ रहा है। ईओयू की टीम पवन कुमार के फ्लैट के चप्पे चप्पे को खंगाल रही है। गहने, जेवरात, कैश, दस्तावेज, एक एक चीज की गहन जांच चल रही है। फ्लैट से ईओयू सोने चांदी के बर्तन और जेवरात का हिसाब लगा रही है। ईओयू को जब घुसखोर इंजीनियर की काली कमाई का पता चला तो टीम ने एक साथ पटना, नोएडा और दिल्ली में पवन के ठिकानों पर धावा बोल दिया। इंजीनियर पवन कुमार के पास आय से ज्यादा 103.94% अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। बड़ा सवाल है कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने ये संपत्ति कैसे बनाई? क्या इस काली कमाई में और भी साझीदार हैं? न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ अमित कुमार की रिपोर्ट। तो बिहार में लगातार भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई की जा रही है और इसी कड़ी में अब एक और अधिकारी हत्थे चढ़ चुका है। हम आपको अब पूरी खबर समझाते हैं, इन पर क्या आरोप है और क्या कुछ बरामदगी अब तक हुई है। अब आप पूरी खबर समझिए। भ्रष्ट इंजीनियर पवन कुमार पर ईओयू का एक्शन देखने को मिला। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कौन है इंजीनियर पवन कुमार। तो भवन निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता हैं पवन कुमार। इंजीनियर पवन कुमार पर आरोप क्या है, तो आरोप भी आपको बता देते हैं। इंजीनियर पवन कुमार पर आरोप है आय से 103.94% अधिक संपत्ति का। और इसी मामले में ईओयू की टीम ने पवन कुमार के 4 ठिकानों पर एक साथ रेड मारी। पटना, भागलपुर, नोएडा और दिल्ली में ईओयू की टीम ने दबिश दी। पटना में यमुना निवास अपार्टमेंट फ्लैट नंबर B305 में छापेमारी हुई। भागलपुर में आनंदगढ़ कॉलोनी तिलका मांझी स्थित मकान में रेड किया गया। फिर नोएडा सेक्टर 75 में मैक्स ब्लिस व्हाइट सोसाइटी के फ्लैट में ईओयू ने छापेमारी की। पवन कुमार यहीं मौजूद थे। दिल्ली द्वारका सेक्टर 10 में फ्लैट पर अलग अलग टीम ने तलाशी अभियान चलाया। अब आप ये समझिए कि छापेमारी में ईओयू को मिला क्या। तो पटना में इंजीनियर का 3 करोड़ का फ्लैट है। भागलपुर के आनंदगढ़ कॉलोनी में इंजीनियर का मकान है। नोएडा सेक्टर 75 में भी फ्लैट है। नोएडा में ही एक और आवासीय ठिकाना है। नई दिल्ली के द्वारका सेक्टर 10 में भी फ्लैट है। सेक्टर 75 के फ्लैट से बॉन्ड रजिस्ट्री के कागजात मिले हैं। डिजिटल एविडेंस केस से संबंधित कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी ईओयू ने बरामद किए हैं। ईओयू के अनुसार पवन कुमार के पास 3 करोड़ 89 लाख से ज्यादा की संपत्ति है। अब आप सवालों के जरिए इस खबर को समझिए। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने यह संपत्ति कैसे बनाई? सवाल ये, क्या इस काली कमाई में और भी साझेदार हैं, यानी कुछ और लोगों का भी इसमें क्या संलिप्तता है? ये सब कुछ तो वैसे जांच के बाद ही पता चलेगा। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। मुंगेर में गंगा स्नान के दौरान 5 बच्चियां डूब गईं। अब तक 4 शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि एक अन्य लड़की की तलाश जारी है। सबसे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर आपको समझाएंगे कि बार बार क्यों डूबते हैं बच्चे। रोते बिलखते परिजन, सूना घर आंगन। तस्वीरें मुंगेर के वासुदेवपुरा थाना क्षेत्र के बचकपुरा गांव की है, जहां सुबह पूजा करने से पहले गंगा स्नान करने गई एक साथ 5 बच्चियां नदी में डूब गई। हादसे में एक ही परिवार की 4 सगी बहनों की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों के बीच चीख पुकार मची है। कैसे घटना घटी? ये हमको मालूम है। कितना लोग डूब गया इसमें? 5 लोग। गंगा में कहीं ऊंचा कहीं गड्ढा पानी रहने के कारण एक बच्ची डूब रही थी, जिसको बचाने के लिए उनकी बहन जो है
वहाँ उसका बाल जैसे बताया बालू पकड़ने के लिए, फिर झपट झपटी में दोनों बहन डूबने लगे। दोनों बहन डूबते देख करके तीसरा चौथा सभी बहन जो है उसको बचाने के क्रम में चले गए और सभी जो है खाही कुंड है वहाँ पे चले गए। एसडीआरएफ और गोताखोरों की टीम ने 4 शव बरामद कर लिए हैं, जबकि नदी में डूबी एक अन्य लड़की की तलाश जारी है। न्यूज 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इस हादसे से बहुत ही चीख पुकार मची हुई है, लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है। ऐसे कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। तो मन में ये सवाल उठता है कि आखिर बच्चे क्यों बार बार डूब जाते हैं। और आइए अब आपको पूरी खबर समझाते हैं और देखते हैं कि इस खबर में समझने वाली बात यह है कि नदी में डूबकर मौत की कोई पहली घटना नहीं है। अक्सर ऐसी खबरें आपको सुनने में आती होंगी कि नदी में डूबकर किसी की जान चली गई। तो सवाल है कि आखिर बार बार ऐसा क्यों होता है, बार बार क्यों बच्चे डूब जाते हैं। इसके कुछ प्रमुख कारण भी होते हैं। प्रमुख कारण को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, बारिश के दिन में नदियों का जलस्तर जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वहां पर बारिश होने की वजह से जो फ्लो है नदी का वो भी काफी ज्यादा होता है। नहाने या खेलने के लिए लोग नदी किनारे चले जाते हैं और नहाने या खेलने के दौरान वो फिर गहरे पानी में चले जाते हैं। कई बार पानी की गहराई का अंदाजा सामने से पता नहीं लग पाता है। मतलब आप उसके अंदर जा रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आता कि कहां पर गड्ढा है, कहां पर गहराई ज्यादा है। कई बार ऐसा भी होता है कि जो नाव चल रही होती है वो ओवरलोडेड होती है। बहुत सारे लोगों को बिठा लिया जाता है, जिस वजह से भी हादसा हो जाता है। अब जब ये पता है हादसे क्यों होते हैं, तो सवाल है कि इन्हें रोकने के लिए करना क्या चाहिए। तो सबसे पहले इसमें प्रशासन की जिम्मेदारी आती है और प्रशासन इसमें क्या कर सकता है वो जान लेते हैं। देखिए, जोखिम वाले घाटों की पहचान करनी चाहिए। मतलब बहुत सारे घाट हैं जहां नाव चलती है, तो उसमें से ये पता करना चाहिए कि कौन सा घाट है जो ज्यादा जोखिम वाला है। घाट पर पहले भी डूबने की घटनाएं अगर हुई हैं तो ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। मतलब अगर पहले से पता है कि इस घाट पर और भी पहले ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं तो थोड़ा और ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी। चेतावनी बोर्ड आप वहां पर लगा सकते हैं, बैरिकेडिंग की जा सकती है या फिर निगरानी की व्यवस्था मौके पर हो सकती है, ताकि अगर घटना घट भी जाए तो तुरंत उन्हें राहत बचाव का कार्य वहां पर शुरू किया जा सके। प्रमुख स्नान घाटों पर प्रशिक्षित गोताखोर को भी रखना होगा। मतलब ऐसे गोताखोर वहां पर मौजूद हों, अगर घटना घटती है तो सीधे रेस्क्यू करने के लिए पहुंच जाएं। लाइफ जैकेट भी होने चाहिए, क्योंकि लाइफ जैकेट की वजह से भी लोगों की जान बच सकती है। लाइफ बुआई और आपातकालीन रेस्क्यू संसाधन भी होने चाहिए। स्थानीय जनप्रतिनिधि को भी लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। उन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि लोगों को ये प्रशिक्षित किया जाए और ये बताया जाए कि ये घाट जो है ज्यादा डेंजरस है, तो आपको यहाँ पर बच कर जाना है। लेकिन इस तरह के हादसों को रोकने के लिए सिर्फ प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बनती है, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। आपको भी जागरूक होना होगा। तो सवाल है कि आपको इसमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों पर ध्यान दीजिए। बच्चों को अकेले नदी के पास बिल्कुल भी मत जाने दीजिए। तैरना अगर नहीं आता है तो नदी में नहाने भी मत दीजिए। गहरे पानी में जाने की गलती कभी ना करें। कई बार ऐसा होता है कि घाटों में आगे बैरिकेडिंग कर दी जाती है और वहीं पर जाकर आपको नहाना होता है, लेकिन लोग उसे क्रॉस करके आगे चले जाते हैं और फिर गहराई में चले जाते हैं। इसलिए अगर आपको पता है कि सामने वाला जो जगह है वहीं पर स्नान करना है तो आप बहुत ज्यादा दूर नदी के अंदर मत जाइए। ओवरलोड नाव पर भी बैठने से बचें। अगर आप देख रहे हैं जो नाव आपको ले जाने वाली है वो ओवरलोडेड है, ऑलरेडी उस पे क्षमता से ज्यादा लोग मौजूद हैं, तो आप ये कोशिश कीजिए कि आप उस नाव पर मत बैठिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो आप हादसे के शिकार हो जाएंगे। तो इसी वजह से ये सारी व्यवस्थाएं की जानी चाहिए। प्रशासन की तो जिम्मेदारी है ही कि घाटों को आइडेंटिफाई किया जाए, कौन से घाट जो हैं वो डेंजरस हैं, घाट पर जो व्यवस्थाएं हैं वो होनी चाहिए। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको भी सतर्क और जागरूक रहना है।